तो बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और बड़ी बहस में आज हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। जी हां, चूंकि किसान आंदोलन को चलते हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इन सबके बीच में हो रही राजनीति आपके सामने है। लेकिन आज राकेश टिकैत की तरफ से एक बार फिर से आह्वान किया गया है, यानी कि आंदोलन को और मजबूती देने के लिए अब 26 तारीख को सभी प्रदेश के अंदर राजभवन पर जाकर के किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन होगा। इसके अलावा आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको और कैसे तेज किया जाए, इसको लेकर के भी आज राकेश टिकैत की तरफ से कई बयान दिए गए। उन्होंने एक बार फिर से सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए उस बात को दोहराया जिसको वो हमेशा कहते रहे। राकेश टिकैत एक बार फिर से कहते हुए नजर आए कि सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों से आह्वान किया कि इस आंदोलन को और मजबूत बनाना है और भारी संख्या में जो किसान हैं वो लगातार पहुंचते रहें, यानी कि ट्रैक्टरों की जो आवाजाही है वो लगातार रहेगी। ये बात भी राकेश टिकैत ने आज कही अपने बयान में। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार इन तीनों काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लेती है तब तक किसान बॉर्डर से नहीं हटेगा, यानी कि उनका विरोध प्रदर्शन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो आज राकेश टिकैत ने जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर के आगे की जो रणनीति है उसका भी ऐलान कर दिया है। राजभवन के बाहर जाकर के प्रदर्शन और फिर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही गई। तो आज राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, ये बयान आपको सुनवाते हैं। ये किया है कि टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर ये हम ही लोग चलाते हैं, ये गांव के लोग चलाते हैं, किसान चलाता है इसको। इन चीजों को ध्यान रखें, इसको चलाते रहें। भाई हमारा जो जवान है वो जाएगा वहां पे सरहद पे तो टैंक चलाएगा, वही जब गांव में आता है खेत में तो ट्रैक्टर चलाता है, ट्विटर भी वही चलाता है, जो हमारे बच्चे हैं ट्विटर चलाते हैं। तो सारी चीजों पे ध्यान रखा जाए। अभी इसका यह है कि यात्रा यहाँ आ रही है। अब एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को। कल वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके। कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही। लोग आएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी, अगले जुलूसा होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है। दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है। उसी में ही लोग बैठ के आते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार हमें 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। ये आते जाते रहेंगे। अल्टीमेटम दे भाई सरकार को, हम अल्टीमेटम दे। उन्होंने धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख ही इनको माफ नहीं करेगी। 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ। तो ये जो 26 तारीख है, 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी। 26 ही स्टेट होंगे, इनमें भी इलाज होगा इसका। तो सब जगह 26 तारीख उनको याद रहना चाहिए। सरकार के दिमाग में से 26 तारीख नहीं निकलनी चाहिए। ये तो वहीं रोहतक में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगेंद्र यादव ने सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने के आरोप लगाए। हमने 3-4 महीने पहले सुना था कि बस किसानों के लिए, किसानों से वार्ता बस एक टेलीफोन कॉल की दूरी है, वो नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आप पत्रकार लोग हो, आपके पास आ गया हो तो बता देना जी वो नंबर आया हो। तो अभी तक तो वो कॉल आया नहीं है। कृषि मंत्री कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार, बशर्ते, ब्रैकेट में लिखा है, बशर्ते कि किसान 3 कानूनों को रद्द करने की बात छोड़ दे। तो आधी बात करूंगा, आधी रात को करूंगा और आधी बात करूंगा। मैं कहा भाई दिन में कर लो और पूरी बात कर लो। वो तैयार नहीं है। सच बात यह है कि सरकार की नीयत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार आज भी इस घमंड में है कि इस आंदोलन को तोड़ सकती है, इस आंदोलन को थका सकती है, इस आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से नष्ट कर सकती है। रोज इसके हथकंडे हो रहे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार किसानों के साथ फिर से वार्ता शुरू करे।
मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनको भी, अमित शाह जी को भी मैंने तो मिल के भी चिट्ठियां भी लिखी हैं कि उनसे बात का दौर शुरू किया जाए, जो 26 जनवरी के बाद एक किस्म से बंद है, कि कोई भी किसी भी समस्या का हल और कोई तरीका ही नहीं, संवाद ही तरीका है। हार मनाने या समझाने की बात नहीं है। बात यह है कि किसान एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को आप भ्रामक भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी खुद किसान हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात, कि उनकी कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में ये बात है कि ये जो 3 कानून हैं, इनसे कहीं हमारी जमीन ही ना जाती रहे। सबसे बड़ा उनको जो एक शंशा उनके दिमाग में वो ये है, और उस वजह से वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनके यहाँ से जो बयान आए हैं वो ये कहते हैं कि हम 2024 तक भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसी परिस्थिति में है, ये जो एमएसपी है या दूसरी चीजें हैं, ये तो अब भी मिल रही हैं, और सरकार ने क्लेम किया कि इस बार की जो खरीद है हमारी पिछले साल से भी ज्यादा। और चलिए अब आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि क्या फिर से ट्रैक्टर मार्च के मूड में किसान हैं? चूंकि राकेश टिकैत की बात को अभी आपने सुना कि ट्रैक्टरों का आना जाना लगा रहेगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। सवाल आज का बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि यूपी और पंजाब के चुनाव में क्या आंदोलन का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में अब चुनाव होने हैं। सवाल इस बात का भी है कि आंदोलन जो हो रहा है, अब सरकार और किसान वार्ता को तैयार हैं, तो फिर इंतजार किसका हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत। संदीप गोयल जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। संदीप गोयल जी, आपका भी स्वागत। और मास्टर शिवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। मास्टर शिवराज, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। किस प्रकार से देखा जाए, एक तो 26 तारीख जहन में रखनी चाहिए, सरकार को नहीं भूलना चाहिए, और दूसरा ये कि योगेंद्र यादव भी आज इस बात को कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं अहंकार में सरकार है, उसको लग रहा है कि उस आंदोलन को तोड़ देगी। दोनों ही बयानों के क्या मायने समझे? देखिए आयुष, आप अगर देखेंगे ये आंदोलन, या यूं कहिए ये तथाकथित किसान नेता दिन प्रतिदिन एक्सपोज हो रहे। जिस 26 तारीख की कहानी राकेश टिकैत अपने बयान में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा संयुक्त मोर्चा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये घोषणा की थी कि 26 जून को देश में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी वाले दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे किसान। ये बात करी थी संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो किसान नेता कांग्रेस के पेरोल पे, वो ये बात बोल नहीं सकते क्योंकि देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी। और यही यादव साहब थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने ये कहा था कि काला दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि देश में इमरजेंसी 26 जून को लगी। लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूनी जो कांग्रेस के पेरोल पे है, जो कांग्रेस के एजेंडाधारी हैं, वो 26 जून की एक नई गाथा गाने लगे क्योंकि कांग्रेस का नाम लेते हुए डर लग रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के पेरोल पे है। ये तो कहानी है 26 तारीख की। अब दूसरी बात, देखिए आयुष, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, दुनिया के इतिहास में आपको कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई आंदोलन जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस पे हो, चुनने की आजादी के विरुद्ध कोई आंदोलन हुआ हो। ये आपको दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा आंदोलन भी कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कोई तर्क ना हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है, कुछ तथाकथित नेता विपक्षी दलों के एजेंडे को चलाते हुए उस राजनीतिक दल के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान लगातार ये मांग कर रहा था, यहाँ किसान नेता भी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह ने तो अपनी बाकायदा किताब में लिखा हुआ है कि किसान को मुक्त बाजार, किसान की पहुंच बाजार तक होनी चाहिए, किसान को इस बात की आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को अपनी शर्तों और अपने दाम पे बेच सके। ये मांग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत करते रहे हैं। और इस सरकार ने जब किसान की इन मांगों को पूरा किया तो विपक्षी दलों के एजेंडे पे चलते हुए तथाकथित एजेंडाधारियों ने किसान को बरगलाना शुरू कर दिया।
देखिए, सबसे बड़ी बात जो झूठ इन 3 कृषि कानूनों के बारे में बोला जाता है, जब सभी ये जानते हैं कि ये ऐच्छिक कानून है, ये कानून आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप इनके अनुसार खेती करें या पुरानी पद्धति के अनुसार खेती करें, ये ऐच्छिक है, ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बावजूद भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बावजूद ये बात कही जा रही है। देखिए, क्या किसान ये मांग नहीं करता था कि उसकी फसल अगर खराब हो जाए तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए? लगातार किसान इस बात की मांग करता था, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने किसान की इस मांग को नहीं माना। मांग तो मानना दूर की बात है, अगर किसान अपनी मांग लेके आंदोलन करने लगा तो वहां पे कादमा की तरह, वहां पे सतनाली की तरह, वहां पे असंध की तरह किसान के ऊपर गोली चलाई गई, लोनी बॉर्डर की तरह किसान को गोली से उड़ाया गया। लेकिन वर्तमान सरकार किसान की इस बात को, इस मांग को देखते हुए, हरियाणा की अगर संदर्भ में बात करता हूं, प्रति एकड़ मुआवजा जो कांग्रेस के सरकार में 6,000 रुपए था, उसको 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर देती है। जो सरकार किसान का मुआवजा बढ़ा देती है, जो आपदा के समय अगर किसान की फसल खराब हो जाती है, हरियाणा प्रदेश में 3900 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे किसान को दे देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा नामक योजना लाती है, हरियाणा में 3500 करोड़ का मुआवजा किसान को दे देती है। पंजाब में आज तक ये योजना नहीं है। जो किसान लगातार अपने गन्ने का भाव मांगता रहा, हरियाणा प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा भाव दिया जाता है 350 रुपए, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में मात्र 320 रुपए है। ऐसी सरकार के विरुद्ध तो ये एजेंडाधारी कहते हैं हम आंदोलन करेंगे। जो सरकार लगातार किसान हित में योजनाएं बना रही है, प्रधानमंत्री जी जब देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही लगातार किसान हित में योजनाएं बननी शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मतलब किसानों को 6,000 रुपए सालाना सरकार देगी, 3,000 रुपए माहवार पेंशन किसान को मिलेगी। इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, किसान हित में काम होना शुरू होता है। किसान लगातार मांग करता था कि साहब हमारी फसल एमएसपी पे खरीदी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार जो है दाल और गेहूं के अलावा 9 अन्य फसलें भी एमएसपी पे खरीदती है, जबकि ना राजस्थान में खरीदी जाती, ना पंजाब में खरीदी जाती। लेकिन ये तथाकथित एजेंडाधारी हरियाणा सरकार क्योंकि आप लोग इतना कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर 7 महीने से कोई आंदोलन चल रहा हो और उसमें किसान ये कह रहे हो कि हमारी भी ये मांग है, इसको आप सुन लीजिए, और उससे कोई समाधान ना निकलता दिख रहा हो, तो सवाल ये भी उठता है कि फिर आखिर इसके मायने समझे क्या जाएं। इसलिए लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते भी रहते हैं। मास्टर शिवराज जी का मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मास्टर शिवराज जी, कैसे देखा जाए, एक तो 26 तारीख को क्या मान के चलें, फिर से कुछ ट्रैक्टर रैली या इस तरीके का कोई आप लोग जो है आयोजन करने वाले हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का आना जाना भी लगा रहेगा, और दूसरा कैसे इसको देखें, क्योंकि हल की ओर हम बढ़ेंगे कैसे? आप भी कहते हैं हम बातचीत होनी चाहिए, सरकार भी कहती है कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। मायने क्या समझे जाएं और इस आंदोलन को कैसे देखें अब हम लोग? धन्यवाद जी आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना तो हम सत्ता विरोधी है, ना हम सरकार विरोधी है, और ना हम भाजपा विरोधी है। देखो, हमारे संगठन ने एक मांग की थी मेरे द्वारा कि जिस प्रकार गांव में खेतों की खतौनी होती है, उसी प्रकार घरों की घरौनी बनाई जाए। तो भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मांग को जब मान लिया तो हमने सरकार का धन्यवाद किया। हमने एक बार मांग की थी कि भाई अस्पताल की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे गांव पर ट्रामा सेंटर दिया तो हमने धन्यवाद किया। ऐसा नहीं है जब सरकार हमारी मांग मानती है तो हम धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जो तथाकथित भाजपा के नेता हैं और जो सरमाएदार जीवी सरकार है और तथाकथित जो ये सरकार है, ये जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, जो झूठ और जुमला वाली सरकार है, इससे हम भी परेशान हैं। इस जुमलाबाजी से, झूठ से हम भी परेशान हैं। अभी मेरे तथाकथित भाजपा के नेता बहुत लंबी चौड़ी डींग हाँक रहे थे, मेरे भी सुनते सुनते कान बहरे हो गए। अरे मूंग का जो आज कंट्रोल रेट है वो 7300 है और मूंग मात्र 5,000 रुपया कुंटल बिक रही है जो दलहन है। गेहूं की स्थिति है, गेहूं की ट्रॉली आज भी सरकारी कांटों पर खरीद के लिए खड़े हैं इंतजार में, और सरकारी तौल उत्तर प्रदेश में बंद हो गई है। तो मैं इन तथाकथित नेताओं को बता देना चाहता हूं जो भाजपा के हैं और सरमाएजीवी सरकार को, जिसको दुर्योधन और रावण से और धृतराष्ट्र से भी बड़ा अहंकार में जो जी रहे हैं, जो किसानों के लिए अनाप शनाप नाम और अलंकार से सुशोभित करते हैं, जिस प्रकार रावण की लंका की नगरी का नाश हुआ, जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के मुंह में आके पूरे कौरव दल का नाश करवा लिया, ये तथाकथित भाजपा के प्रवक्ता अपनी सरकार का उसी तरीका से नाश करवाएंगे।
मोदी जी ने कहा था आयुष खुद में कुछ कहना चाहूंगा। अरे सुनो हरियाणा भेजो। अरे हरियाणा सरकार ने 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पे खरीदी है। आके देखो हरियाणा में। मूंग एमएसपी पे हरियाणा सरकार खरीद रही है। आके देखो हरियाणा में। बाजरा हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है। आके देखो हरियाणा में। सरसों हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है। आके देखो हरियाणा में। आप सरकार कभी तथाकथित नहीं होती। सरकार को जनता चुनती है। सरकार तथाकथित नहीं हो सकती। तथाकथित आप जैसे नेता हो सकते हैं जो विरोधी दलों के एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये किसानों की मांग नहीं थी कि हमें मुक्त बाजार चाहिए? क्या ये किसानों की मांग नहीं थी कि हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी फसल को अपने दाम पे बेच सके? क्या किसानों की ये मांग नहीं थी कि हमारा पैसा सीधा हमारे खाते में आना चाहिए? क्या सरकार किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में दे रही है? उसके विरुद्ध आप आंदोलन करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल किसान की मांग का विरोध कर रहे, जो राजनीतिक दल किसानों के गोलियां चला रहे, उनके साथ खड़े। चलिए, मैं आप दोनों के पास दोबारा वापस आऊंगा। आप लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे। मैं बजरंग दास गर्ग जी का रुख कर लेता हूं। गर्ग साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब देश और प्रदेश का किसान तीन कृषि कानून नहीं चाहता, सरकार क्यों जबर इन कानून को थोपना चाहती? ये कानून किसी भी प्रकार से किसान आड़ती मजदूर के हित में नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, ये भी हाल ही के अंदर जो सरकार कहती है हम तो बड़ा किसान के हित में काम कर रहे हैं, तो सरकार किसान के हित में काम कर रहे हैं तो सरकार किसान साथ देते सड़कों पर क्यों है? इन्होंने एक नया फैसला अभी 2 दिन पहले लिया, 22 तारीख को। जो धान है, धान के ऊपर मार्केट फीस हरियाणा में 1% थी, उन्होंने हाल ही में 1 दिन पहले ही 4% कर दी। किसानों की जेबों में डाका लगातार डाल रहे हैं। सब्जी फल जिसमें कभी मार्केट फीस थी नहीं, सब्जी व फलों पर 2% नया मार्केट फीस सरकार ने लगा दी। बिनोले जो नरमा होता है, नरमा के बाद जो बिनोला निकलता है, जैसे धान है, धान के बाद धान पर अगर मार्केट फीस है, चावल पर नहीं है, चना पर मार्केट फीस है, दाल पर नहीं है, इसी प्रकार नरमा पर मार्केट फीस है तो उस बिनोला पर मार्केट फीस नहीं है। सरकार ने 2-2, 3-3 साल पुराने मतलब लोगों पे मार्केट फीस वसूल किया जा रहा है। 10,000 छोटे छोटे लोग गांवों के अंदर बिनोला का व्यापार करते हैं। ये कहते हैं हम किसान के देसी है, सरकार के देसी है, लोग इनको बरगला रहे। कौन बरगला रहा है? कौन बलगा? ये बलगा रहे हैं। ये भाईचारा खराब करने पर तुले हुए हैं सरकार। आंदोलन खुद भड़काते हैं, खुद उसके अंदर चिंगारी गिरते हैं। कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं आतंकवादी है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार अपनी जिद छोड़े और किसान नेताओं से बातचीत करके, संगठनों से बातचीत करके इन 3 की काले कानून की समस्या का समाधान करे। सरकार एक बात कहती है, भाई बात तो करने लिए तैयार है, आपने भी सुना, मगर किसी कानून वापिस की बात ना करो। आप कंडीशन क्यों उड़ाते हो? आप ये कहो भी हम टेबल बात करेंगे। 11 दौर की बैठक आयुष जी केंद्र सरकार कर चुकी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान करें। इस आंदोलन के अंदर कम से कम 500 किसानों की मौतें हो चुकी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज तक प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो हमारे किसान लोग शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, शोक प्रकट नहीं किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी किसानों में फूट कर डालने की साजिश कर रहे हैं। नए नए संगठन बनाकर किसानों को अपनी कोठी पर बुलाते हैं और कोठी में बुलाकर पगड़ी पहन कर सम्मानित होते हैं। भाई क्या अच्छा काम कर दिया? मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रखा है, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रखा है, तो गांवों में जाकर दिखाए, किसानों के बीच में जाए, लुके छुपे कोठी बुलाकर, और वो कहते हैं कि हम रैली करेंगे, हम जलसा करेंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री जी अपने करनाल विधानसभा हल्के में तो किसान सम्मेलन कर नहीं पाए। बात करते हैं हम क्षेत्र में करेंगे, हम हरियाणा में। साहब का भी मैं रिएक्शन लेता हूं, आता हूं प्रवीण जी आपके पास। चलिए संदीप गोया जी। देखिए आयुष जी,
जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी की बातों को सुन रहा था और वो किस प्रकार से शब्दावली किसान नेताओं के लिए तथाकथित एक शब्द ऐसा यूज किया, मुझे इनकी इससे एक मानसिकता से बड़ी साफ दिखाई देती है कि सत्ता में बैठे लोग आज भड़क लिए बैठे हैं। इनको केवल और केवल आज ये किसान को दुश्मन माने बैठे हैं। अगर ये किसान को दुश्मन नहीं मानते तो एक किसान को खालिस्तानी नहीं कहते, किसान को आतंकवादी नहीं कहते, किसान को बलात्कारी, किसान को हत्यारा नहीं कहते। आज आप इनकी बड़ी बड़ी बातों को, जैसे मैं भी सुन रहा था जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, पिछले साल की घटनाएं ज्यादा दूर नहीं है। प्रदेश के अंदर पिछले साल किसानों को धान की खरीद में नमी के नाम पर लूटा गया। प्रदेश में बहुत बड़ा धान का एक घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री की जांच के आदेश के बावजूद भी आज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की ये बात करते हैं कि भाजपा सरकार ने ये कर दिया, प्रदेश में दादूपुर नलवी नहर थी जो किसानों की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को रिचार्ज करने का काम करती, उस दादूपुर नलवी नहर को पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका सीधा नुकसान प्रदेश के लाखों किसानों को है। तो और एक बात मैं बताता हूँ, अगर इन्होंने कहा कि फसल खराब होने के बाद में मुआवजा की कोई स्कीम नहीं थी, मेरे ख्याल में परवीन अत्रेजी इनेलो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के रंग में इतने रंग चुके हैं कि ये झूठ बोलने पर उतारू हो चुके हैं। ये भूल गए शायद कि चौधरी देवीलाल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने फसल खराबी मुआवजा देने का काम पूरे हिंदुस्तान में पहली बार स्टार्ट उन्होंने किया था। आज तो ये उनकी नकल कर रहे हैं, कोई नई चीज वो दे नहीं पा रहे। बात आती है किसानों को फायदा देने की, तो आप अपने शीर्ष नेतृत्व जैसे सतपाल मलिक जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, क्या वो टीवी चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये कानून किसानों के हित में नहीं है? केंद्र सरकार को चाहिए कि किसान नेताओं से बातचीत करे। ये दोहरा चरित्र क्यों? भाजपा के कुछ लोग कुछ बयान करते हैं, दूसरे लोग कुछ बयान करते हैं। क्या ये जनता को एक सिंपैथी देने का काम करते हैं या जनता के अंदर एक अपनी जो खोई हुई वो है, इनकी छवि है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं? आप ये देखिए आयुष जी, आज हमारा अन्नदाता तो सड़क पर बैठा है, सत्ता में बैठे लोग भड़क में बैठे हैं। ये किसान को उकसाने के करने के लिए टोहाना में, हिसार में, करनाल में, रोहतक में, पंचकुला में हर जगह किसान को लाठीचार्ज किया जा रहा है। गोलियों से मतलब उनके ऊपर कंटीले तार डालकर, आंसू गैस के गोले दाग कर उनके आंदोलन को रोकने का काम जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने से की है, वो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और इन्होंने किसान के अंदर फूट डालने का काम आयुषी में बताऊं, कभी SYL के पानी के नाम पर किसानों को बांटने का काम किया, कभी ये कहा कि पंजाब का किसान हरियाणा का किसान नहीं है। जब हरियाणा का किसान आंदोलन में साथ आया तो बोले ये मोटे किसान है, ये छोटे किसान नहीं है। जब छोटा किसान भी इनके साथ आ गया तब ये धर्म का रंग देने लग गए। जब धर्म का रंग भी इस आंदोलन के ऊपर नहीं चढ़ पाया तो इनके तथाकथित नेताओं ने, जहां 500 किसानों से ज्यादा की शहादत हो चुकी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया उनके घर पर शोक व्यतीत करने। और कोई इंसान जो आगजनी की घटना, जो इन्होंने खुद को जलने की घटना थी, शराब के नशे में था, उसकी घटना को लेकर एक इनके सांसद वहां पर जाते हैं और मामले को, किसान को बदनाम करने की नीयत से एक बहुत बड़ा रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता का, जिन्होंने सूझबूझ से सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी के इस जाल में ना फंसे। और एक चीज बड़ी क्लियर मैं और बताना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, क्या ये भूल गए कि करोड़ों रुपए की लूट किसानों की गई? किसान को मिला क्या? जब इन्होंने ऑन रिकॉर्ड की बात है, जितना प्रीमियम इन्होंने लिया उसके बदले में ये इन्होंने उनको दिया भी नहीं। और बात आई किसान की, C2+ लागत मूल्य का 50% बढ़ाकर फसल देने की बात की, उसको पैसे देने की बात की, कीमत देने की बात करी, दाम देने की बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, एफिडेविट देकर मना किया कि हम नहीं दे सकते। ये दोहरा चरित्र है, ये केवल और केवल प्रदेश के लोगों को, चलिए दोहरा चरित्र। चलिए प्रवीण अत्रे जी जवाब दें। पूंजीपतियों का ठीक है, प्रवीण अत्रे जी अब जवाब दें। देखिए ऐसा है, मैं सभी मित्रों का जवाब देता हूँ, उम्मीद करूंगा थोड़ा सा वक्त जरूर दे दीजिएगा। और मैं शुरू करूंगा NLD वाले मित्र। NLD वाले मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साहब इन्होंने धर्म बीच में घुसा दिया। लेकिन कितनी दुखद और कितनी विभत्स सोच है कि एक युवक जिसको जिंदा जला दिया जाता है, जिसकी धर्मपत्नी ये कहती है कि मेरे पति को जिंदा जलाया गया, मरने से पहले वो आदमी अपना डेथ डिक्लेरेशन देता है, खुद बोलता है कि धोले कपड़े वाले ने मेरे के ऊपर तेल गिराया। उसके बाद ये कहते हैं कि साहब देखिए राजनीति हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वर्ग विशेष का युवक नहीं था,
वो ब्राह्मण था बेचारा, इसलिए ये आईएनएलडी वाले मित्र यहाँ बैठ के उसकी मृत्यु में शोक में करना तो धर्म की बात या धर्म की बात कर रहे हैं। कर्म नहीं चाहिए आपको, एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है और आपकी राजनीति का काम कर रहा है, आपके मुद्दे को सुन नहीं कर रहा, इसलिए आप उसके बाद कानून है, कानून के तहत गिरफ्तारियां हो रही है, कानून के तहत गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कानून अपना काम कर रहा है, एसआईटी गठित हो चुकी है। आप एक प्रकार की घटना को लेकर जब पूरी आंदोलन को बदनाम कर रहे हो, आज आपका वही चेहरा फिर दिखाई दे गया। आप एक बार फिर दोबारा ऐसे एक्सपोज हो गए। जब कानून अपना काम कर रहा है तो आप लोग इस कानून को बनाए हुए हैं। चलिए संदीप जी अब सुने, संदीप जी सुने, देखिए बताइए आप सबकी बात सब लोगों ने सुनी, बड़े धैर्यपूर्वक सुनी, इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, एक एक करके बोले ताकि बात समझ में आए कौन क्या कह रहा है। प्रवीण अत्रे जी, नहीं ठीक है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है ना, वो अपनी बात तो रखेंगे, सुने उनको। इन्होंने कहा कि जो फसल का मुआवजा है ये योजना चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, ये तो केवल उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये बात, हमने इनकार कब किया? हम तो कह रहे हैं कि किसान लगातार मांग करता रहा कि हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो इन भाई साहब की सरकार ने मात्र 3000 रुपए था, इन्होंने 3000 रुपए से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। कांग्रेस में वो 6000 रुपए था, हमने उसको 12000 रुपए कर दिया। हम तो कह रहे हैं ये बात है। अरे इनको चुप कराओ भाई, इनको चुप कराओ पहले, अभी तो बहुत कुछ कहना आपके बारे, अरे बहुत कुछ कहना आपके बारे में, चुप कराओ इसको, चुप कराओ। अरे मैं चाहूंगा आपकी सुधार, अरे संदीप जी मजबूरन देखिए मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, बात सुनिए, देखिए चर्चा डिस्टर्ब मत करिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा प्रवीण जी क्या जवाब दे रहे हैं, ना जनता समझ पा रही है, उनको सुनिए पहले प्रवीण जी। हम तो कह रहे हैं कि हमने इसीलिए उसको 12,000 रुपए प्रति एकड़ किया, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 10,000 की सिफारिश थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उससे भी ज्यादा मुआवजा किया, 12,000 रुपए। इसके बाद इन्होंने कहा देखिए जी धान घोटाला हो रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने अभय सिंह जी को ये कहा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप मंडियों में जाएं, आपको अगर सबूत मिल रहा है आप एक कमेटी हम बना देते हैं, सबूत के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मात्र 2 जे फार्म आयुष 2 जे फार्म केवल वो दिखा के प्रेस में बातें कर रहे थे कि साहब घोटाला हो गया, और कितने जे फार्म? 2 जे फार्म। ये तो सच्चाई है साहब इनकी। अब बात आती है कांग्रेस के मित्र की। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि जब देश का किसान नहीं चाहता तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात ये हम बार बार बता चुके हैं कि किसानों की जितने जत्थेबंदियां हैं देश के अंदर 542 के करीब जत्थेबंदियां हैं और 42 की बात बार बार संयुक्त मोर्चा करता है, मतलब 500 जत्थेबंदियां ऐसी है जो किसान के कानूनों के पक्ष में। लेकिन अभी हरियाणा की एक किसान जत्थेबंदी बाकायदा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके आई, मथाना में मुख्यमंत्री जी का स्वागत का प्रोग्राम रखा और ये सारा हरियाणा जानता है। तो ये ना कहिए कि देश का किसान नहीं चाहते नहीं, कांग्रेसी एजेंडाधारी क्यों नहीं चाहते ये भी सुनिए। देखिए किसान एक मांग करता रहा कि हमारी फसल का पैसा सीधा हमारे खाते में डालो। जब हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किसान की इस मांग को भी पूरा कर दिया, किसान की उपज का पैसा सीधा किसान के खाते में डालना शुरू किया, तो विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। विरोध किसने किया? पंजाब सरकार ने। विरोध किसने किया? राजस्थान सरकार ने। क्यों नहीं चाहती कांग्रेस कि किसान की उपज का पैसा सीधा किसान के खाते में जाए? साहब उसकी फसल का पैसा उसको मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा देखिए ये कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी उग्रवादी कहते हैं। आयुष, रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट, ओजला साहब अमृतसर से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट, वो गए थे सिंधु बॉर्डर पे, जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनको मारने की कोशिश की, तो सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा था मीडिया में इस आंदोलन में खालिस्तानी है। हमने नहीं कहा था। कैप्टन अमरिंदर ने गृह मंत्री जी से मिलने के बाद मीडिया में आके कहा था कि साहब ये आंदोलन जो है देश विरोधी लोगों के हाथ में चला जाएगा। ये कैप्टन साहब ने कहा था, हमने नहीं कहा था। सिंधु बॉर्डर पे लगातार ऐसे वीडियो सामने आते रहे कि एसएफजे के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान की मांग करती है, वो वहां पे लंगर चला रही थी। वहां पे बाकायदा साइकिल के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद, ट्रैक्टर के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद, ये वीडियो तो सारे देश ने देखी है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो आप। लेकिन प्रवीण जी आप मुझे बताएं कि फिर इसका हल क्या है? चूंकि आप हर चर्चा में कहते हैं ये तथाकथित किसान हैं, तो फिर अब हम लोग क्या इंतजार करें कि ये यूं ही बैठे रहेंगे या फिर ये अपने आप से अपने घर चले जाएं? चूंकि अगर ये तथाकथित किसान है तो इनके साथ तो फिर कोई वार्ता नहीं होनी है, फिर हल कैसे निकालेंगे आप लोग? क्या इंतजार करें या जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्या है फिर अब आपके पास?
देखिए आज मैंने पहले भी बताया था कि सरकार का एक संवैधानिक दायित्व होता है कि देश का अगर एक नागरिक भी सरकार से बात करना चाहे तो सरकार उससे बात करेगी, वार्ता से उसकी समस्या का समाधान करेगी। और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन लगातार सरकार ने किया। 12 दूर की वार्ता की, 22 जनवरी की वार्ता को याद कीजिए आज, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट आके बोल दिया था क्या ऐसा है हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान और सरकार प्रतिनिधि होंगे, वो मिल बैठ के तय कर लेंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है, अगर किसान संगठन नेताओं के पास इससे बेहतर कुछ है तो लेके आए, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये आज तक कोई प्रस्ताव लेके गए? क्या आज तक इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है या हमारे पास कोई अच्छा प्रस्ताव है, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसके ऊपर सवाल खड़े किए। जिस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्य निर्धारित किए उनके ऊपर सवाल खड़े किए। पार्लियामेंट में कानून पास हुए, पार्लियामेंट में सवाल खड़े हुए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो किसानों की मांगे थी, जिनके लिए किसान संघर्षरत थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन मांगों को माना, समस्याओं का समाधान किया। चाहे डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, देखिए अभी आईएनएलडी के मित्र कह रहे थे कि साहब T2 की बात थी, अरे साहब हमने A2FL लागू किया जो कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, कांग्रेस रिपोर्ट को दबा के बैठे रही। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमने A2FL लागू किया, तो भाई साहब कांग्रेस से पूछ लो तो क्यों नहीं लागू कर दिया था कांग्रेस ने? कांग्रेस रिपोर्ट को दबा के क्यों बैठी रही? हम खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने किसान की मुआवजे में बढ़ोतरी हमने की, हम खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा हमने लागू किया, हम खुद कह रहे हैं किसान सम्मान निधि। मास्टर शिवराज मुझे ये बताइए कि जब प्रवीण अत्रे जी या फिर सरकार ये कह रही कि हम बातचीत के लिए बराबर से तैयार हैं, लेकिन जो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल दिया है उस पर आपको अपना एक प्रपोजल देना है, और आप कह रहे हैं कि जब तक वापसी आप नहीं करेंगे तब तक कुछ बात नहीं करनी आपको, कैसे हल की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि आप भी अपनी जगह स्टिक हैं, वो भी अपनी जगह स्टिक हैं। देखो जी, पहले तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो तथाकथित भाजपा के प्रवक्ता है, नकली भाजपा के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता है, ये बीच में ना बोले। अरे भैया, तो तुम तथाकथित अपने बारे बता दो, आपको किसने ऑथराइज किया ये बता दो बस। मैं तथाकथित। चलिए मास्टर शिवराज जी, तथाकथित से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, नहीं तो फिर वार्ता आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप तथाकथित कहते रहेंगे, वो रिएक्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मास्टर शिवराज जी। शुरुआत इन्होंने की, मैंने नहीं की। ठीक है, शुरुआत इन्होंने की, जैसा ये कहेंगे वैसा सुनेंगे। दूसरी बात यह है, मेरी बात सुनो, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था खुले मन से कि किसानों का जो MSP है वो गारंटी कानून बनना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने मनमोहन को लेटर भी लिखा। प्रधानमंत्री ने यह कहा किसान की 5,000 पेंशन होनी चाहिए मासिक। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, और जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी पहली मीटिंग में देश के किसान को कर्ज मुक्त कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा किसान को डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। ये सब जुमला साबित हुए। आज डीजल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगा, यूरिया महंगा, और जो मूंग की दाल 7300 रुपया कंट्रोल रेट है वो 5,000 में बिक रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कांटों पे गेहूं की ट्रॉली लाइन लगाए खड़ी हुई है। तो ये जुमलेबाज सरकार है। रही बात वार्ता की, अगर कहीं भी कोई पंचायत होती है, कोई फैसला होता है, तो एक पक्ष शर्त नहीं लगाता कि इस शर्त पे हमसे बात करने आए, ये पहले ही शर्त लगा देते हैं। अरे भाई शर्त क्या है, खुले दिल से वार्ता करो। लेकिन आज इनको अहंकार हो गया है। ये रावण जैसा अहंकार, धृतराष्ट्र जैसा अहंकार, कंस जैसा अहंकार, दुर्योधन जैसा अहंकार, चौके किसानों ने भर भर झोली इनको वोट दे दी थी। अब चुनाव आएगा, आगे पता चलेगा कितनी वोट लेते हैं किसानों को। जब किसानों को ये नकली किसान कहेंगे, तथाकथित किसान कहेंगे, तो किसान इनको सबक जरूर सिखाएगा। ये बात करें ना करें, लेकिन जैसे हमने सरकार बनाई है, हम सरकार गिराना भी जानते हैं। चलिए बजरंगदास गर्ग जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक बात जानना चाहता हूँ, इनको तथाकथित किसान नेता में बड़ी तकलीफ हो रही है। जब वहां पे बंगाल की युवती से बलात्कार हुआ, अब ये किसान नेता अत्रे जी को चुप कराओ, अत्रे जी बोल रही है। चलिए अत्रे जी, गर्ग साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गर्ग साहब का मैं रिएक्शन, ठीक है अत्रे जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार गर्ग साहब, बजरंगदास गर्ग जी। आयुष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 कृषि कानून तो केंद्र सरकार लेकर आई है।
इस सरकार बातचीत की बात भी कर रही है, 11 दौर की मीटिंग भी कर चुकी। जब 3 कृषि कानून बनाए गए, सरकार को चाहिए था किसान संगठनों से, किसान नेताओं से बातचीत करके ये 3 कृषि कानून लेके आते, जो कमियां थी पहले उसको दूर करती, फिर ये लागू करती। आप देखिए इस कितनी कमियां है। अनाज की स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। जब अनाज की स्टॉक सीमा खत्म होगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां अनाज का स्टॉक करके देश और प्रदेश के अंदर काला बाजारी फैलाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। जिस प्रकार सब्जी की देखो, आप देखो सब्जी है, आलू, टमाटर, प्याज, गोभी 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक खरीद कर 20 रुपए से लेके 100 रुपए को बेचते हैं, 10-20 गुना प्रॉफिट खाते हैं। इसी प्रकार अनाज का स्टॉक करके ये गलत काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडियां बनेगी, तो सरकारी मंडियां किसने बनाई है? सरकारी मंडियां तो हरियाणा है, देश का हर राज्य के अंदर सरकार ने सरकारी मंडियां बनाई है और वहां परचेज होती है, उसके वहां से परचेज होती है। प्राइवेट मंडियां बनेगी तो ऐसा ऐसा करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और जहां तक मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये कहते हैं भी हमने बड़ा अच्छा काम किया परचेज का, इनके राज के अंदर धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, अरबों रुपए घोटाला इनके राज के अंदर हो रहा है। ये कह रहे हैं, जो कहते हैं हम तो भी एमएसपी खरीद रहे हैं। आज भी बाजरा का एमएसपी 2250 रुपए है, 1100 रुपए क्विंटल बाजरा गांवों में रुल रहा है। कितना ही बाजरा आज ले लो, 1100-1200 रुपए, कहाँ एमएसपी है? ये सिर्फ सरकारी खेल है, सरकारी आंकड़े हैं। सरकार के चेते क्या करते हैं, वो जो किसान का माल पौने दामों में खरीद कर सरकारी जितनी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं और अरबों रुपए का घोटाला करते हैं। जिस प्रकार कृषि घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, ये घोटाले की सरकार है। इन्हों कोई मतलब नहीं, इन्होंने किसान से कोई चलिए ठीक है। अब गोयल साहब को मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, गोयल साहब भी बहुत देर से बैठे हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप जवाब दीजिएगा। एक बार मैं गोयल जी का रिएक्शन ले लेता हूं, फिर सबका जवाब दीजिएगा। गोयल जी, संदीप गोयल जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 4-5 बातें उठाई। पहले ही तो मैं बात करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि देश में पार्लियामेंट ने कानून पास किया 3 कृषि कानूनों के बारे में। 5 जून 2020 को आयुष जी, जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसान यूनियन को ट्रस्ट में लिए, एक विश्वास न रखते हुए इन्होंने अध्यादेश लाने का काम किया। इन्हें वो क्या जरूरत पड़ी कि इन्हें 5 जून कोरोना वक्त में जब लॉकडाउन था तो इस प्रकार के बहुत बड़े 3 कृषि कानून जो एक हिंदुस्तान की 70% आबादी को प्रभावित करेंगे, चोरी छुपे बैकडोर से अध्यादेश लाने की क्यों कोशिश की? दूसरी बात, जब ये पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो रही थी तो उसमें अरे भाई नहीं प्रवीण जी बोलने दीजिए। प्रवीण तरेगा, पेट में दर्द हो जाता है इनको जब इनको एक्सपोज हो जाती है। आप ये देखिए, आयुष जी का माइक चुप कराइएगा, माइक बंद कीजिए। मैं ठीक है प्रवीण जी ठीक है, चलिए अब गोयल जी को बोलना। पार्लियामेंट में जब राज्यसभा में जब ये कानून पास हुआ तो एक सारा का सारा सीन पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस प्रकार से इन काले कानूनों को धक्काशाही के तहत पास करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वो काले कानून जिसके लिए किसानों की कभी मांग नहीं रही थी। बात की इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, तो ये भूल गए कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मुफ्त बाजार दीजिए। तो बाजार के लिए कौन विरोध कर रहा है? बात तो एमएसपी को लेकर है। आप बाजार दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसान को एमएसपी जरूर दीजिए ताकि उसकी एक गारंटी फसल बेचने की किसान को मिले, उसका मन मजबूत हो ताकि उसके शंका ना रहे। दूसरी बात, सर छोटू राम को शायद भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों भूल जाती है? जब चौधरी छोटू राम जी ने कृषि और कृषक समाज के लिए मंडी बोर्ड के गठन की, मंडियों से संबंधित कई कानूनों को पास कराया जिसमें सरकारी मंडियों की स्थापना भी थी। आज ये 3 काले कानून लाके उन सरकारी मंडियों को बंद कराने की दिशा में जा रहे हैं। क्या ये चौधरी छोटू राम सिर्फ छोटू राम का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि
धान घोटाला तो साहब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 2 सबूत दिए थे, 2 जे फार्म दिए थे और कुछ नहीं था। ये शायद भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए, इनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े आईएएस अफसरों ने खुद मीडिया के अंदर ये माना कि प्रदेश के अंदर धान घोटाला हुआ है। और उन बातों को ध्यान में रख के जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को सभी सबूत दिए और सबूत देने के बाद 3 बार इन्होंने क्यों वेरिफिकेशन करवाई? अगर धान घोटाला नहीं था, अगर धान घोटाला नहीं था तो पीके दास जी ने क्यों मीडिया के अंदर बयान दिया कि प्रदेश के अंदर इतने करोड़ का धान घोटाला हुआ है? तो धान घोटाला तो सरकार में हुआ था, ये उससे मना नहीं कर सकते क्योंकि मौजूदा सरकार के अफसरों ने भी ये मीडिया के अंदर माना। रही बात किसानों की दुख दर्द दूर करने की, तो आज हजारों करोड़ों रुपए के गन्ने की पेमेंट किसानों की बकाया है। किसान को आज तक कुछ नहीं मिला, किसान सड़क पर रो रहा है। एक बात और मैं रखना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसान को 3500 रुपए का मुआवजा पर एकड़ मिलता था। अगर 20 साल पुरानी बात करोगे आप तो 20-22 साल पुरानी बात करोगे तो उसमें डीजल का भाव 15 रुपए था, आज 100 रुपए हो गया, 7 गुना डीजल का भाव हो गया। अगर हम 3500 रुपए देते थे तो आपको तो कम से कम 25 से लेकर 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। आप तो इस मुद्दे पर फैल रहे हो। अगर हम उस समय की महंगाई दर, चलिए अब संदीप जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, अब प्रवीण जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। आपके सारे सवाल आ गए, ठीक है। चलिए प्रवीण अत्रे जी अब जवाब दें। देखिए ऐसा आयुष के लगातार एनर्जी के प्रवक्ता ने कितने झूठ बोले मैं आपको बता। पहला इन्होंने बोला कि हरियाणा में गन्ने के किसान का करोड़ों रुपए बकाया है। सरकार की तरफ किसान का 1 रुपया गन्ने का बकाया नहीं है, जाके रिकॉर्ड चेक कर ले। दूसरा इन्होंने कहा कि पीके दास ने ये कहा कि धान घोटाला हुआ है। जब पीके दास एसीएस थे उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन धान की करवाई, राइस सेलर में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई, उसमें डिफरेंस पाया गया। पीके दास जी ने कहा कि इतना डिफरेंस पाया गया है और ये सरकार वसूल करेगी राइस सेलर ओनर से, और जो सरकार ने वो वसूल किया। दूसरा इन्होंने एक बात तो अच्छी कही, ये कहते हैं कि देखिए हमें 3 कानूनों से एतराज नहीं है, मतलब आईएनएलडी इन 3 कानूनों को तो एक्सेप्ट कर रही है। ये कहते हैं कि हमारा एतराज है केवल एमएसपी का। तो ठीक है, आपने 3 कानूनों पे एतराज नहीं है तो इसका बयान जारी करवा दीजिए अपने नेताओं से। एमएसपी पे आपको एतराज है, एमएसपी की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बयान जारी करवाइए कि ये 3 कानून ठीक है, हमें इन पे कोई एतराज नहीं है। एक झूठियों ने और बोला कि साहब देखिए आयुष से ये ना पूछो एमएसपी में फसल कौन सी बिक रही है, एमएसपी में सरकार कौन सी फसल खरीद रही है, ये ना पूछो इनसे। मतलब 90% फसल एमएसपी रेट से कम मंडियों में बिक रही है, ये तो स्पष्ट करते नहीं, ये तो टोपी घुमाते हैं एमएसपी। आयुष जी चलिए गर्ग साहब आपका सवाल आ गया, मैं सवाल आ गया, ठीक है, उसका जवाब देंगे। प्रवीण अत्रे जी एमएसपी को लेकर सवाल का जवाब दें। एमएसपी ने डाउन द डाउन पे मैं बांधना कहा मुंह कहीं आपके सामने क्या कर लो, ये बोले गन्ना मेरा बाकी नहीं है, गन्ना मिलों में, सरकारी गन्ना मिलों में करोड़ों अरबों पे किसान के आदमी। गर्ग साहब देखिए जवाब सुनना भी तो पड़ेगा ना, सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा। प्रवीण जी बहुत जल्दी से जवाब देते हैं, मेरे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी से जवाब दें, समय नहीं है मेरे पास। आयुष ऐसा है एमएसपी के ऊपर गेहूं की खरीद हुई लगभग 84 लाख मीट्रिक टन हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदा। सरसों में पहले बता चुका हूँ 7.5 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे सरकार ने खरीदा। बाजरा 7 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे सरकार ने खरीदा। मेरा सवाल केवल इतना है कि जब हरियाणा सरकार राजस्थान में बाजरा 1000 रुपए बिक रहा था तो क्यों नहीं अशोक गहलोत को बोला कि अशोक राजस्थान के किसान का बाजरा क्यों नहीं बोला? चलिए अब आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब किसान आंदोलन 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा ये एक बड़ा सवाल आज भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।